So hello everyone. So this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं और एकदम तैयार हैं अपने एग्जाम्स के लिए, राइट? यू आर गियर्ड अप फॉर योर एग्जामिनेशंस विद ऑल द पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड. एंड आज हम रिवाइज करने वाले हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, दैट इज द SREs. तो वी हैव SRE 2400 सीरीज फॉर दैट. एंड उसके अंदर अपने पास दो SREs हैं, एक SRE 2400 है, एक SRE 2410 है. And we all know that it is a new topic in CA final, so that is why it is very very important for your exam. सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद द रिवीजन ऑफ द SREs, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं यार. नोटिंग जो करना है तुमको, तुम क्या कर लेना, वीडियो को पोज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से नोटिंग कर लेना, या यूट्यूब में वीडियो रहेगा तो वीडियो को पोज करना, आराम से पहले नोट डाउन करना, फिर आगे बढ़ जाना, ठीक है ना. तो देखो सीए जो है ना, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप जब सीए बन जाओगे, ये सीए इन प्रैक्टिस अलग अलग प्रकार का सर्विसेज रेंडर करेगा. लाइक ही इज गोइंग टू रेंडर ऑडिट सर्विसेज, ही इज गोइंग टू रेंडर रिव्यू सर्विसेज ऑल्सो, ठीक है. एंड ही इज गोइंग टू रेंडर अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स ऑल्सो, अदर एश्योरेंस सर्विसेज ऑल्सो, एंड ही इज गोइंग टू परफॉर्म सम रिलेटेड सर्विसेज ऑल्सो. तब जब सीए ऑडिट का काम करता है, या जब सीए रिव्यू का काम करता है, या जब सीए अन्य एंगेजमेंट्स परफॉर्म करता है, ये सारे केसेस में वो एश्योरेंस एंगेजमेंट्स परफॉर्म करता है, वो एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है. एंड ही इज रिक्वायर्ड टू गिव सम काइंड ऑफ ओपिनियन. एंड जब से ये रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके अंदर वो एश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर काम नहीं करता, वो कोई एश्योरेंस नहीं देता, ठीक है. तो ऑडिट के लिए वी हैव अगेन ऐसे 100 से लेके 800 तक का सीरीज है. रिव्यू के लिए वी हैव SRE 2400 सीरीज. एंड अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू वी हैव SAE 3400 सीरीज. एंड रिलेटेड सर्विसेज के लिए वी हैव SRS 4400. नाउ कमिंग टू द रिव्यू स्टैंडर्ड्स, हम पार्टिकुलरली रिव्यू स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं आज. तो देखो सबसे पहले ऑडिट एंड रिव्यू में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो ऑडिट की अगर हम बात करें ना, तो ऑडिट में एज पर ऐसे 200 द ऑडिटर इज सपोज टू गिव रीजनेबल एश्योरेंस. जबकि रिव्यू की बात करें तो रिव्यू में रिव्यूअर देता है या प्रैक्टिशनर देता है लिमिटेड एश्योरेंस, मतलब रीजनेबल एश्योरेंस से कम. उसके बाद अगर बात करें तो ऑडिट में ऑडिटर देता है, करता है टेस्ट चेकिंग. तो टेस्ट चेकिंग के बेसिस में वो काम करता है. बट रिव्यू की बात करें तो रिव्यू में जो उसका एक्सटेंट ऑफ चेकिंग रहेगा वो लेस देन ऑडिट रहेगा, ठीक है ना. मतलब ऑडिट से थोड़ा मोड़ा कम चेक करके, ऑडिट से थोड़ा मोड़ा कम प्रोसीजर्स परफॉर्म करके रिव्यूअर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करता है. उसके बाद ऑडिट की बात करें तो ऑडिट में जो वर्डिंग्स आप देते हो ना एश्योरेंस फॉर्म करते वक्त, दैट इज ए पॉजिटिवली वर्डेड एश्योरेंस. लाइक आपका एश्योरेंस कुछ इस तरीके से होता है दैट एज पर द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड बाय अस वी रिपोर्ट दैट एवरीथिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर, ठीक है. लेकिन रिव्यूअर का जो वर्डिंग्स होता है वो एक नेगेटिव टोन में होता है, दैट इज अ नेगेटिव वर्डिंग. तो वहां पे आप किस प्रकार से रिपोर्ट करते हो, दैट नथिंग हैज कम टू द प्रैक्टिशनर्स माइंड व्हिच लेड द प्रैक्टिशनर टू बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू एंड फेयर. समझ रहे हो? सो इट्स अ नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस आउट देयर. ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करता है, लेकिन रिव्यूअर यहां पे रिव्यू कंक्लूजन फॉर्म करता है. तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं ऑडिट एंड रिव्यू के बीच. उसके बाद ऑडिटर ढेर सारे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, जो कि अपन ऐसे 500 में डिस्कस करते हैं, जिसको याद करने का मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया है, ICAIOR. इंस्पेक्शन हो गया, कंप्यूटेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, कंप्यूटेशन हो गया, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो गया, इंक्वायरी हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, रीपरफॉर्मेंस हो गया. लेकिन अगर अपन रिव्यू की बात करें तो वहां पे आप प्रोसीजर्स कम परफॉर्म करते हो. तो यहां पे आप मेनली इंस्पेक्शन परफॉर्म नहीं करते हो, मेनली इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो. अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें तो जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है सर वो ऐसे 800 से लेके 800 की सीरीज एप्लीकेबल है. जबकि अगर आप रिव्यू की बात करते हो तो यहां पे SRE 2400 का सीरीज एप्लीकेबल है. SQC यहां भी एप्लीकेबल है. डू रिमेंबर SQC यहां भी एप्लीकेबल है. क्वालिटी कंट्रोल के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ऑडिट में भी लगते हैं, रिव्यू में भी लगते हैं, अदर एश्योरेंस सर्विसेज में भी लगते हैं और रिलेटेड सर्विसेज में भी लगते हैं. लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया. एविडेंसेस की बात करें तो ऑडिटर जो एविडेंसेस ऑब्टेन करता है दैट इज SAAE, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. लेकिन रिव्यू में आप वहां पे ऑडिट वर्ड हटा देंगे और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ऑडिट में आप जो रिपोर्ट देते हो सर वो शेयर होल्डर्स को देते हो, जबकि रिव्यू रिपोर्ट आप एड्रेस करते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. सो दैट इज अ बिग बिग डिफरेंस. अगर ऑडिट के अंदर डिपार्चर फ्रॉम FRF होता है तो एज ए ऑडिटर आप क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन देते हो. रिव्यू के अंदर भी कॉन्सेप्ट सेम रहता है कि अगर डिपार्चर फ्रॉम FRF होता है तो आप क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन देते हो. खाली ऑडिट में वी हैव सेपरेट स्टैंडर्ड्स फॉर दैट, द SS 700 सीरीज. जबकि रिव्यू के स्टैंडर्ड्स में, रिव्यू के स्टैंडर्ड में ही वो बातें लिख दी गई हैं कि अगर डिपार्चर फ्रॉम FRF होता है तो रिव्यूअर इज गोइंग टू एक्सप्रेस ए क्वालिफाइड ऑब्लिक एडवर्स कंक्लूजन.
सिमिलरली अगर लिमिटेशन ऑन स्कोप होता है तो ऑडिट करते वक्त ऐसा 705 कि आप या तो फॉर्म करोगे क्वालिफाइड ओपिनियन या तो फॉर्म करोगे डिस्क्लेमर, याद है ना? कि ऑडिटर इज अनएबल टू फॉर्म द एविडेंसेस, देन ही विल कंक्लूड द पोटेंशियल इंपैक्ट, that the potential impact is material and pervasive or material or pervasive. अगर material or if material but not pervasive तो qualified opinion, if material and pervasive तो disclaimer. तो same concept applies in review also. यहाँ पे you are going to form qualified or disclaimer conclusion. तो ये तो हो गई ऑडिट और रिव्यू के अंदर बेसिक डिफरेंसेस। अब रिव्यू के अंदर सर अपने दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक है एसआरई 2400, एक है एसआरई 2410। तो रिव्यू स्टैंडर्ड्स में क्या डिफरेंसेस है ये भी जान लो, तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा स्टैंडर्ड्स, ठीक है? इट विल बिकम वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। तो देखिएगा दो स्टैंडर्ड्स हैं रिव्यू के, एसआरई 2400, 2410। एसआरई 2400 टॉक्स अबाउट रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है, उन्हें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्लाइंट रिव्यू भी करवा सकता है, ठीक है? और 2410 होता है रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ दिस वेरी स्टैंडर्ड गेन्स मोर सिग्निफिकेंस इन प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि यहां पे क्या होता है एसआरई 2410 में कि जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, तो लिस्टेड कंपनीज के केस में क्या होता है कि उनको क्वार्टरली बेसिस में इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी, क्वार्टरली बेसिस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं उनकी कॉपी स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करनी होती है। अब वहां पे सेबी लोडर रिक्वायरमेंट्स कहती हैं कि भाई क्या कराना पड़ता है, हर क्वार्टर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया जा रहा है और सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट किया जा रहा है उसका रिव्यू कराया जाता है। ऑडिट तो नहीं होता है, रिव्यू होता है, ठीक है ना? तो एवरी क्वार्टरली देयर इज अ रिव्यू दैट इज डन। दैट रिव्यू कैन बी डन either by the same statutory auditor or it can be done by another CA in practice, ठीक है? If the review is done by the same statutory auditor, then SRE 2410 is applicable in that case. And if review is done by some other practitioner, then SRE 2400 will be applicable on that case. बट वहां पे अगर हम बात करें तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू मैंडेटरी होता है एज पर सेबी लोडर रेगुलेशंस। तो एसआरई 2400 में जो नॉर्मली रिव्यू करता है वो एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर करता है, नॉट द स्टैट ऑडिटर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट तो ऑडिटर ने किया ही है, उसका रिव्यू भी कराना है तो नॉर्मली कोई दूसरा प्रैक्टिशनर करेगा। जबकि 2410 की बात करें तो वहां पे जो रिव्यूअर नॉर्मली जो करेगा स्टैट ऑडिटर करेगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे भी रिव्यू कोई दूसरा प्रैक्टिशनर भी कर सकता है। एश्योरेंस की बात करें तो एसआरई 2400 के अंदर 2410 के अंदर दोनों में लिमिटेड एश्योरेंस दिया जाता है, रीजनेबल एश्योरेंस किसी में नहीं दिया जाता। एंड वर्डिंग्स की बात करें तो दोनों में नेगेटिव टोन ऑफ वर्डिंग्स यूज होती हैं। और प्रोसीजर्स की भी बात करें तो सिमिलर नेचर ऑफ प्रोसीजर्स दोनों के अंदर दिए गए हैं। दैट इज इंक्वायरी एंड एआरपी पे नॉर्मली जो रिव्यूअर है वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है। आई बिलीव इट इज क्लियर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, तो जब हम इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो सर एप्लीकेबल एफआरएफ है कौन सा? तो वहां पे एप्लीकेबल एफआरएफ है AS 25 / Ind AS 34। इफ इट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड एंटिटी AS 25 इज द रेलेवेंट एफआरएफ एंड इफ इट इज Ind AS बेस्ड एंटिटी Ind AS 34 इज द रेलेवेंट एफआरएफ, ठीक है? तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको रिव्यू स्टैंडर्ड्स पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। अगर इतना पता है तो आपके लिए रिव्यू स्टैंडर्ड्स पढ़ना बेहद आसान है। तो नाउ लेट अस फटाफट रिवाइज फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स। So coming to the first standard, that is SRE 2400 engagement to review historical financial statements। इसका जो नोट्स है सर, नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। So what is the objective in a review of financial statements in accordance with SRE 2400? तो भाई ऑलरेडी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में तुमको बता दिया कि ऑडिटर ने, रिव्यूअर ने क्या करना है, यहाँ पे लिमिटेड एश्योरेंस लेना है। और लिमिटेड एश्योरेंस कैसे लेना है? मेनली इंक्वायरी एंड एआरपी परफॉर्म करके रीजनेबल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस लेना है, ठीक है ना? जिससे कि प्रैक्टिशनर कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएगा और एक नेगेटिव वर्डेड एश्योरेंस दे पाएगा। आप देखोगे यहाँ जो लैंग्वेज दी है एक नेगेटिव वर्डेड एश्योरेंस की दी है और इस एसआरई के अकॉर्डिंग रिपोर्ट कर पाएगा। अब यहां पे खासियत क्या है सर, एसआरई 2400 पढ़ते वक्त आप वर्ड ऑडिटर यूज नहीं करोगे, वर्ड प्रैक्टिशनर यूज करोगे, क्योंकि यहां पे जो बंदा रिव्यू करता है वो आधा दिन ऑडिटर करता है। जबकि 2410 में आप देखोगे नॉर्मली जगह जगह ऑडिटर वर्ड ही यूज किया हुआ है, क्योंकि वहां पे ऑडिटर ही रिव्यू कर रहा होता है। So the practitioner rather than the auditor of the client reviews the financial statement. Do remember, along with the SREs, he is also required to follow the SQCs. एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो मोटा मोटी रूप में अपन ऑडिट में रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए ऐसे 200 पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए ऐसे 230 पढ़ते हैं, फ्रॉड के बातों के लिए 240 पढ़ते हैं, कंसिडरेशन लॉज रेगुलेशन के लिए 250 पढ़ते हैं, रिलेटेड पार्टीज के लिए 550, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए 570, गोइंग कंसर्न के लिए 570, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए 540। आप देखोगे नॉर्मली ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स आर एप्लीकेबल इन ए रिव्यू एंगेजमेंट ऑल्सो। रिव्यूअर इज ऑल्सो सपोज टू सी ऑल दोज, बट लिमिटेड स्केल में। ऑडिटर इतनी ज्यादा चीजें देखेगा रिलेटेड पार्टी के केस में, तो रिव्यूअर बस इतनी सी बातें देखेगा। बट डिफरेंस क्या है कि
यहां पे अलग से स्टैंडर्ड नहीं बनाया हुआ, वो सारी बातें एक एक पैराग्राफ के फॉर्म में इसी रिव्यू स्टैंडर्ड में इन्होंने डाल दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया एसआरई 2400 के अंदर ही। समझ गया ना? एंड सिमिलरली वो सारी बातें एसआरई 2410 के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दी गई है। अब देखिएगा, प्रैक्टिशनर को भी वो 5 एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी है जो ऑडिटर को करनी होती हैं। ऐसे 200 में जॉब पढ़ते हो, OIPCC, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। What are the factors affecting acceptance and continuance of client relationship and review engagements? तो जिस तरीके से ऑडिटर के लिए ऐसा 210 होता है कि कब कब वो ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिमिलरली एसआरई 2400 के अंदर दिया हुआ है कि प्रैक्टिशनर कब कब रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहां पे 5 सर्कमस्टेंसेस दी हुई हैं कि कब कब प्रैक्टिशनर रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर प्रैक्टिशनर सेटिस्फाइड नहीं है कि कोई रैशनल पर्पस है एंगेजमेंट का, प्रैक्टिशनर को लगता है कि बॉस देयर इज नो रैशनल पर्पस फॉर द एंगेजमेंट, वो क्या नहीं करेगा, रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा, प्रैक्टिशनर को लगता है कि यार रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट करके मैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स OIPCC फॉलो नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या नहीं करेगा सर, रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तीसरी चीज, अगर प्रैक्टिशनर को लगता है कि यार रिव्यू एंगेजमेंट्स परफॉर्म करने के लिए जो मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिएगा वो इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल होंगे या इंफॉर्मेशन अनरिलायबल होंगे, तब भी प्रैक्टिशनर क्या नहीं करेगा, रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म नहीं करेगा। अगर प्रैक्टिशनर को मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी पे शक है, तब भी प्रैक्टिशनर क्या नहीं करेगा, रिव्यू एंगेजमेंट्स परफॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर मैनेजमेंट या दोस्त शासित गवर्नेंस ने प्रैक्टिशनर के काम में लिमिटेशन लगाया है और प्रैक्टिशनर को लगता है कि यार इन लिमिटेशंस में काम करने से अच्छा है कि बेटर है मैं काम ना करूं, तो तब भी प्रैक्टिशनर क्या नहीं करेगा, रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिमिलरली कुछ प्री कंडीशंस दी हैं फॉर एक्सेप्टिंग द रिव्यू एंगेजमेंट सेम लाइक 210। तो आपको याद होगा वहां पे ऐसे 210 में आप पढ़ते थे कि ऑडिटर राइटिंग में लेगा मैनेजमेंट से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स FRF के हिसाब से बना है, आप हमें सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, आप हमें एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। तो यहां पे सिमिलर बातें हैं। दैट रिव्यूअर डिटरमाइन करेगा, प्रैक्टिशनर डिटरमाइन करेगा कि जो भी FRF यूज होना था, FRF यूज हुआ है कि नहीं। तो अगेन यहाँ पे प्रैक्टिशनर क्या करने वाला है सर, मैनेजमेंट से राइटिंग में लेने वाला है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं वो FRF के हिसाब से बनाई गई हैं, जो कंट्रोल्स डिजाइन की गई हैं वो प्रॉपर तरीके से डिजाइन की गई हैं, और प्रैक्टिशनर को सारा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा, प्रैक्टिशनर को सारा अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा। अगेन जो एग्रीड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो एक एंगेजमेंट लेटर के फॉर्म में ड्राफ्ट होंगी या फिर एनी अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट में ड्राफ्ट होंगी, और जब तक प्रैक्टिशनर सेटिस्फाइड ना हो जाए कि एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन है मेरे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने का, तब तक वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैनेजमेंट टर्म्स में कुछ चेंजेस भी करना चाहता है और जब तक प्रैक्टिशनर सेटिस्फाइड ना हो जाए कि देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर दोस चेंजेस बाय द मैनेजमेंट, तब तक प्रैक्टिशनर उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये सारी बातें ऑलरेडी आपने डिस्कस की है ऑडिट करते वक्त। प्रैक्टिशनर ने क्या करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की क्वालिटी फॉलो करनी है जो ऑडिटर को भी फॉलो करनी पड़ती है एज पर ऐसे 200। रिव्यू करते वक्त अपने को ध्यान रखना है कि एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है और प्रैक्टिशनर का कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिशनर्स ऑब्टेनिंग लिमिटेड एश्योरेंस। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रहा है सर पूरे स्टैंडर्ड में, कि प्रैक्टिशनर मेनली इंक्वायरी एंड ARP के थ्रू क्या करने वाला है, एविडेंसेस लेने वाला है। अब इंक्वायरी में क्या करने वाला है और ARP यानी कि एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स में क्या करने वाला है। तो इंक्वायरी के अंदर वो जितने भी मोटी मोटी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उन सब के रिस्पेक्ट में इंक्वायरीज लेने वाला है। जैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करें या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करें या कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस की बात करें, सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात करें, ठीक है ना। कोई भी ऐसा इवेंट जो कि गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रहा है वैसे इवेंट्स की बात करें, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे फ्रॉड की बू आ रही है, फ्रॉड की शंका हो रही है, उसकी बात करें, किसी भी कॉन्टिंजेंसी की बात करें, केस की बात करें, पेंडिंग केस की बात करें, तो इन सभी चीजों के बारे में प्रैक्टिशनर भी क्या करने वाला है, रिव्यू करने, इंक्वायरी करने वाला है। और प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल डाटा के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल डाटा का भी इंक्वायरी कर सकता है। अब जब इंक्वायरी प्रैक्टिशनर करेगा तो मैनेजमेंट का जवाब आएगा, तो उस जवाब का रिस्पांस को असेस करना भी प्रैक्टिशनर का यहां पे काम रहने वाला है। और उसके बाद बात करें तो एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स, तो एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म करते वक्त अगेन प्रैक्टिशनर ये इंश्योर करेगा कि जो डाटा क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम से एक्सट्रैक्ट किया गया है वो रिलायबल है कि नहीं है, बिकॉज मैंने आपको ऐसे 520 करते वक्त भी बताया था कि डाटा इज द मेन थिंग व्हाइल परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स। फिर प्रैक्टिशनर क्या करने वाला है सर, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज होंगी वो सारा मैनेजमेंट या दोस्त शासित गवर्नेंस को कम्युनिकेट करने वाला है। प्रैक्टिशनर क्या करने वाला है, जजमेंट एक्सरसाइज करने वाला है, प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करने वाला है थ्रू आउट द रिव्यू एंगेजमेंट प्रोसेस। प्रैक्टिशनर मैटरलिटी को भी कंसीडर करने वाला है व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग रिव्यू प्रोसीजर्स। जिस प्रकार से ऐसा 315 के अंदर ऑडिटर एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेता है उसी तरीके से प्रैक्टिशनर भी अंडरस्टैंडिंग लेगा। आप देखोगे अंदर के पॉइंट्स भी सेम है 315 वाले, कि प्रैक्टिशनर भी अंडरस्टैंडिंग लेगा, इंडस्ट्री कौन सी है, नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, ओनरशिप किसका है, कौन सा FRF एप्लीकेबल है, किसका फाइनेंसिंग लगा हुआ है, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं, उन सारी चीजों की।
यहां पे एक और पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसआरई, प्रोसीजर टू एड्रेस स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, कि एज ए प्रैक्टिशनर वो रिलेटेड पार्टीज को के सिनेरियो को कैसे एड्रेस करेगा, फ्रॉड के सिनेरियो को कैसे एड्रेस करेगा, गोइंग कंसर्न के सिनेरियो को कैसे एड्रेस करेगा। तो अगर अपन बात करें रिलेटेड पार्टीज, तो अगेन जिस तरीके से ऑडिट में ऐसे 550 एग्जॉस्टिव मैनर में था, यहां पे रिलेटेड पार्टी का पार्ट बहुत ही शॉर्ट में दिया है, एक पैराग्राफ में दिया है। बोला रिव्यू करते वक्त ना प्रैक्टिशनर अलर्ट रहने वाला है, प्रैक्टिशनर चौकन्निया रहने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिशनर को परफॉर्म करना होगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, और प्रैक्टिशनर को अलर्ट रहना है फॉर अरेंजमेंट्स और इंफॉर्मेशन दैट में इंडिकेट द एक्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो प्रैक्टिशनर को अलर्ट रहना होगा फॉर अरेंजमेंट फॉर इंफॉर्मेशन दैट में इंडिकेट द एक्जिस्टेंस ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और द ट्रांजैक्शंस दैट द मैनेजमेंट हैज नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड और डिस्क्लोज्ड टू द प्रैक्टिशनर। अगर मान लीजिए रिव्यू करते वक्त प्रैक्टिशनर को अगर कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन मिल जाती है दैट इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो प्रैक्टिशनर इंक्वायर करेगा द नेचर ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस। प्रैक्टिशनर इंक्वायर करेगा कि कहीं उसमें कोई रिलेटेड पार्टीज तो इन्वॉल्व नहीं है, अगर रिलेटेड पार्टीज इन्वॉल्व है तो व्हाट इज द बिजनेस रैशनल ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस, कहीं रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया है। उसके बाद अगर फ्रॉड का इंडिकेशन मिल जाता है या नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन का इंडिकेशन मिल जाता है, तो प्रैक्टिशनर क्या करने वाला है, प्रैक्टिशनर उस बात को कम्युनिकेट करने वाला है टू द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एज मे बी एप्रोप्रिएट। फिर प्रैक्टिशनर ये देखेगा कि मैनेजमेंट क्या असेसमेंट है, मैनेजमेंट का क्या असेसमेंट है उस फ्रॉड को लेकर या उस नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज रेगुलेशन को लेकर, और मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर क्या करेगा, उनका जो रिस्पॉन्स है उसे भी इवैल्यूएट करेगा, मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स को भी इवैल्यूएट करेगा कि मैनेजमेंट का क्या असेसमेंट है उस फ्रॉड को लेकर एंड नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन को लेकर। उसके बाद गोइंग कंसर्न, अगर रिव्यू के दौरान प्रैक्टिशनर को किसी ऐसे इवेंट या कंडीशन का पता चलता है दैट में कास्ट ए सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द गोइंग कंसर्न ऑफ द एंटरप्राइज, अरे यार क्या केस पेंडिंग है कंपनी के खिलाफ, कंपनी का तो फैक्ट्री बंद हो सकता है, कंपनी का तो लाइसेंस छीना जा सकता है, तो प्रैक्टिशनर को अगर कोई ऐसी बात का पता चल गया दैट में कास्ट ए सिग्निफिकेंट डाउट अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, तो प्रैक्टिशनर क्या करने वाला है, What the practitioner is going to do? Practitioner is going to inquire of the management कि भैया आप क्या करने वाले हो, प्रैक्टिशनर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट साहब क्या करने वाले हो, आपका फ्यूचर एक्शन क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन। तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स देखेगा और ये देखेगा कि ये जो प्लान्स बनाया है ना मैनेजमेंट ने सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए, वो प्लान फिजिबल भी है कि नहीं है, अनरियलिस्टिक प्लान्स तो नहीं बनाया ना, पता चला अनरियलिस्टिक प्लान्स बनाया है जबकि और उसका कोई बेस ही नहीं है। उसके बाद मैनेजमेंट से पूछेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायर करेगा कि सर इस गोइंग कंसर्न के सिनेरियो को सही करने के लिए आपने क्या एक्शन प्लान बनाया है, वो एक्शन प्लान फिजिबल है कि नहीं है, और फिर जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स को इवैल्यूएट करेगा कि रिस्पॉन्स मिसलीडिंग तो नहीं है। That is what the practitioner is going to do here, ठीक है ना, that is what the practitioner going to do here। उसके बाद WR का जो कॉन्सेप्ट है ऑडिट में, जब ऐसे 580 में पढ़ते हो यहां भी लगने वाला है, प्रैक्टिशनर क्या करने वाला है, मैनेजमेंट से WR लेने वाला है रिगार्डिंग द कंप्लायंस ऑफ FRF, रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट फ्रॉड्स, रिगार्डिंग द कंप्लायंस ऑफ लॉज रेगुलेशन, राइट, रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन। और अगर यहां पे मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर को WR नहीं देता, तो याद है ऐसे 580 में 3 पॉइंट्स थे कि अगर ऑडिटर को मैनेजमेंट WR नहीं देता तो ऑडिटर क्या करेगा, डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को रिवैल्यूएट करेगा और फिर पॉसिबल एक्शंस लेगा। तो सेम 3 बातें प्रैक्टिशनर के लिए दी हुई है, क्लियर है। और फाइनली बोला गया है कि प्रैक्टिशनर क्या करेगा सर, डिस्क्लेम करेगा कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या विथड्रॉ कर लेगा फ्रॉम द एंगेजमेंट। अगर प्रैक्टिशनर को डाउट होता है कि WR जो है रिलायबल नहीं है, तो भैया WR रिलायबल नहीं है, मैनेजमेंट झूठा WR दे रहा है प्रैक्टिशनर को, छोटी मोटी बातें नहीं है सर, प्रैक्टिशनर डिस्क्लेमर के बारे में सोच सकता है या विथड्रॉ करने के बारे में भी सोच सकता है। फिर अलग अलग प्रकार के कंक्लूजन्स जो कि प्रैक्टिशनर दे सकता है, दैट इज अनमॉडिफाइड ओपिनियन, दैट इज मॉडिफाइड ओपिनियन। उसके अंदर फर्दर कैटेगरीज हैं, क्वालिफाइड कंक्लूजन, एडवर्स कंक्लूजन। अगर प्रैक्टिशनर कंक्लूड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेटली मिसस्टेटेड है, उसके पास एविडेंस है उस चीज के रिगार्ड में, तो क्वालिफाइड कंक्लूजन या एडवर्स कंक्लूजन। और अगर वो एविडेंस नहीं ले पाता है तो क्वालिफाइड कंक्लूजन या डिस्क्लेमर। और कॉन्सेप्ट सेम आपका ऐसे 705 वाला लगेगा, मटेरियल परवेसिवनेस वाला, सेम वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। प्रैक्टिशनर विड्रॉ करेगा फ्रॉम द एंगेजमेंट अगर उसको लगता है कि उसके स्कोप में लिमिटेशन लगाई जा रही है, अगर उसको लगता है कि जो भी मिस स्टेटमेंट्स हैं वो इतने मटेरियल हैं कि वो परवेसिव भी हैं, और अगर विड्रॉल वहां पे परमिटेड है, तो प्रैक्टिशनर क्या कर सकता है, वहां पे विड्रॉ भी कर सकता है। और नॉर्मली जो प्रैक्टिशनर रिव्यू रिपोर्ट देगा, एड्रेस करेगा टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होंगे सर। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट याद कीजिए, ऐसा 700 टाइटल था, एड्रेसी था, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, डेट प्लेस सिग्नेचर था, वो कॉमन चीजें थी, वो यहां भी आएंगे। टाइटल हो गया,
एड्रेसी हो गया, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ओपिनियन पैरा की जगह यहां पे कंक्लूजन पैराग्राफ आ जाएगा। जब प्रैक्टिशनर का कंक्लूजन मॉडिफाइड है तो अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड कंक्लूजन का पैराग्राफ आ जाएगा। एक रेफरेंस आ जाएगा कि प्रैक्टिशनर ने एसआरई की सारी रिक्वायरमेंट्स फॉलो की हैं। डेट ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट आ जाएगा, प्रैक्टिशनर सिग्नेचर आ जाएगा, प्लेस ऑफ सिग्नेचर आ जाएगा। और जिस तरीके से ईओएम या ओएम पैरा स्टैंडर्ड में इंक्लूड हो सकता था, इंफोसिस ऑफ मैटर पैरा या ऑडिटर अदर मैटर्स पैरा, वो प्रैक्टिशनर भी अपने रिव्यू रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकता है। बट यहाँ पे की ऑडिट मैटर पैरा हो गया, गोइंग कंसर्न पैरा हो गया, वो सारे पैराज यहाँ पे नहीं आएंगे, राइट। तो ये हो गया अपना शॉर्ट एंड स्वीट एसआरई 2400। अब देखते हैं सर अपना एसआरई 2410। अब अगर एसआरई 2410 की बात करें, दैट इज रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। सो अगेन इन दिस पार्टिकुलर एसआरई 2410 एक डिफरेंस क्या आएगा कि यहां पे प्रैक्टिशनर वर्ड यूज नहीं होगा, ऑडिटर वर्ड यूज होगा, क्योंकि नॉर्मली जो कंपनी का ऑडिटर है वही इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करने वाला है। बाकी जो प्रोसीजर्स वाले पॉइंट हैं, कंक्लूजन वाले पॉइंट हैं, वो लगभग सेम रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, ठीक है ना। दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द चेंज। तो अगर बात करें एसआरई 2410, दैट इज रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो इट अप्लाइज व्हेन द रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज परफॉर्म्ड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? दैट इज अ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर क्वार्टर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू रिव्यू द इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि ऑडिटर कंक्लूजन दे पाए कि ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू नथिंग हैज कम टू द ऑडिटर्स अटेंशन दैट कॉजेस हिम टू बिलीव दैट द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। सो ए नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस. Auditor here will make inquiries and perform analytical procedures in order to reduce to and moderate level of risk and express an inappropriate conclusion. तो ध्यान रखिएगा सर, यहां पे 2410 में हम प्रैक्टिशनर की जगह वर्ड ऑडिटर यूज करेंगे, बट अगेन ओपिनियन की जगह कंक्लूजन यूज करने वाले हैं, और रीजनेबल एश्योरेंस की जगह लिमिटेड एश्योरेंस या मॉडरेट एश्योरेंस ही यूज करने वाले हैं. Auditor and the client should agree on the terms of engagement. The terms of the engagement should be recorded in the engagement letter. 315 की तरह यहां भी auditor should obtain understanding of the entity and its environment and internal control system. अब यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है देखना, 315 के हिसाब से ऑडिटर ने क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी लेना है, ठीक है ना। अब ऑलरेडी क्योंकि वो कंपनी का ऑडिटर था, तो ऑलरेडी उसने अंडरस्टैंडिंग है उसके पास, ही हैज सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग, बट ही हैज टू अपडेट हिज अंडरस्टैंडिंग, तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि हाउ विल ही अपडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो यहां पे 3 वर्ड याद रखिएगा सर, वो कुछ चीजें रीड करेगा, कुछ चीजें कंसिडर करेगा, कुछ चीजें इंक्वायर करेगा, ठीक है ना। तो टू अपडेट हिज अंडरस्टैंडिंग, रिव्यूअर ऑडिटर यहां पे क्या करने वाला है? कुछ चीजें रीड करने वाला है, कुछ चीजें कंसिडर करने वाला है, कुछ चीजें इंक्वायर करने वाला है। अब रीड क्या करेगा? वो रीड करेगा वो डॉक्यूमेंटेशन जो प्रीवियस ईयर ऑडिट में हुआ था और प्रीवियस ईयर इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हुआ था। तो अगर वो प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशन को रीड करता है तो उससे उसको हेल्प मिलने वाला है इन द रिव्यू ऑफ द करंट ईयर इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद वो और क्या रीड करेगा? वो रीड करेगा मोस्ट रिसेंट एनुअल एंड कंपैरेबल प्रायर पीरियड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो वो रीड करने वाला है मोस्ट रिसेंट एनुअल एंड कंपैरेबल प्रायर पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर वो कंसीडर क्या करेगा? इंक्वायर क्या करेगा? कंसीडर करेगा कि कोई भी सिग्निफिकेंट रिस्क है क्या इन मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। उसके बाद कंसीडर क्या करेगा? तो वो कंसीडर क्या करने वाला है और क्या कंसीडर करने वाला है? any kind of corrected material misstatement and uncorrected material misstatement of the prior year. तो prior year के कितने material misstatement है जो current year को affect करने वाले हैं, कितने corrected हैं, कितने uncorrected हैं, उनको भी consider करने वाला है। weaknesses in internal control system को भी consider करने वाला है। जो audit procedures पिछले साल perform किया था उनके क्या results आए थे उसको भी इस साल consider करने वाला है। तो पिछले साल के audit procedures के results को इस साल भी consider करने वाला है। पिछले साल अगर इंटरनल ऑडिट हुआ था तो पिछले साल के इंटरनल ऑडिट का क्या रिजल्ट था उसको इस साल भी कंसीडर करने वाला है। तो पिछले साल जो इंटरनल ऑडिट हुआ था उसके रिजल्ट को इस साल भी कंसीडर करेगा। पिछले साल जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया था उसके रिजल्ट को इस साल भी कंसीडर करेगा। और इंक्वायर किन चीजों के बारे में करेगा? फ्रॉड रिस्क के बारे में करेगा, आपने बिजनेस में कुछ चेंजेस किए हैं क्या, इंटरनल कंट्रोल में कुछ चेंजेस हैं क्या, ठीक है ना। इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आपने एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनाया है क्या। तो ये सारी चीजें क्या करने वाला है? वो इंक्वायर करने वाला है। टू अपडेट हिज अंडरस्टैंडिंग, इसलिए मैंने आपको बोला कि 3 शब्द याद रखिए, ही विल रीड, ही विल कंसिडर, ही विल इंक्वायर। अब कौन सी चीजें रीड करेगा, कौन सी चीजें कंसिडर करेगा, कौन सी चीजें इंक्वायर करेगा, एक बार आप देख लोगे।
रिव्यू प्रोसीजर्स की बात करें तो मेनली यहां पे ऑडिटर कौन कौन से रिव्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। देखो मैंने बताया था कि रिव्यू के अंदर मेनली इंक्वायरी आता है, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स आता है और थोड़े मोरे बाकी रिव्यू प्रोसीजर्स। तो रिव्यू प्रोसीजर्स के अंदर मेनली इंक्वायरी आने वाला है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स आने वाला है और थोड़े मोरे अदर रिव्यू प्रोसीजर्स। तो मेनली आप देखोगे सर इंक्वायरीज वाले पॉइंट होंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स वाले पॉइंट होंगे और थोड़े मोरे अदर रिव्यू प्रोसीजर्स वाले पॉइंट होंगे। जैसे आप क्या करो, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो, मैनेजमेंट से क्या करो, इंक्वायरी करो। आप क्या करो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो और आप क्या करो, थोड़े मोरे बाकी प्रोसीजर्स परफॉर्म करो। जैसे कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करो, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रीड करो, है ना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करो, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रीड करो। तो ये सारी चीजें आपके प्रोसीजर्स वाले पार्ट में आ जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो एसआरई 2410 के अंदर रिव्यूअर किन किन चीजों के बारे में इंक्वायरी करेगा। तो सिंपल इंक्वायरीज करेगा सर कि जो भी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बना है कि नहीं बना है। उसके बाद अगर बात करें तो कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में चेंजेस है तो आपने उसे कंसिडर किया है कि नहीं किया है। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है जो कि अनकरेक्टेड है, तो वो सिंपल चीजें इंक्वायर करेगा, है ना। आपने एप्लीकेबल एफआरएफ फॉलो किया कि नहीं, आपने कोई भी मिस स्टेटमेंट है तो करेक्ट किया कि नहीं किया, आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग की कि नहीं की, आपने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज अगर कोई है तो उसे कंसिडर किया कि नहीं किया, आपने कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है तो उनको डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन है तो उसके बारे में डिस्क्लोजर दिया कि नहीं दिया। तो ये सारी बातें ऑलरेडी आपको मैंने पिछले एसआरई में भी बताया था, तो लगभग वही सारा इंक्वायरीज है। सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में इंक्वायरी हो जाएगा, गोइंग कंसर्न के बारे में इंक्वायरी हो जाएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में इंक्वायरी हो जाएगा, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के बारे में इंक्वायरीज हो जाएगा। एक यहां पे क्लैरिफिकेशन आता है कि जब अपन रिव्यू की बात कर रहे हैं, तो अपन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के रिगार्डिंग भी क्या कर रहे हैं सर, जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपन लिटिगेशंस और क्लेम्स के बारे में ना छानबीन करें ज्यादा। आप कंपैरिजन करो, पिछले साल कितना लिटिगेशंस था, इस साल कितना लिटिगेशन है, पिछले साल कितना क्लेम था, इस साल कितना क्लेम है, ठीक है, आप वो चीजें करो। बट जब हम रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, दैट डज नॉट रिक्वायर कोलैबोरेटिंग द इंक्वायरीज अबाउट लिटिगेशंस ऑफ एंड क्लेम्स। इट इज देयरफॉर ऑर्डिनरली नॉट नेसेसरी टू सेंड एन इंक्वायरी लेटर टू द लेटर एंटिटीज लॉयर। तो यहां पे रिव्यूअर के लिए जरूरी नहीं होता है कि एंटिटी के लॉयर को क्या भेजा जाए, इंक्वायरी लेटर भेजा जाए। कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस हैं जब ऑडिटर क्या करने वाला है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिव्यू करने वाला है। वापस से, इफ देयर इज एन इवेंट और कंडीशन कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, तो सिमिलर पॉइंट है, प्लान देखेगा, प्लान की फिजिबिलिटी देखेगा। कुछ मैटेरियल एडजस्टमेंट्स अगर नीडेड हैं फॉर द मैटेरियल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द एफआरएफ, तो रिव्यूअर देखेगा कि आपने वो मैटेरियल एडजस्टमेंट्स करे हैं या नहीं करे हैं। फिर WR वाला पॉइंट सेम है, सिमिलर लाइंस में है, ऐसे 580 में भी किया था, पिछले एसआरई में भी किया था, तो WR का पॉइंट सिमिलर लाइन में है, आराम से रीड कर लोगे। उसके अलावा जैसे अदर इंफॉर्मेशन, आपको याद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अगर अदर्स इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होता है तो 720 लगता है। तो ऑडिटर क्या करता है, वहां पे अदर इंफॉर्मेशन को भी रीड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ, कोई इनकंसिस्टेंसी है तो उसे अमेंड करने के लिए बोलता है, याद है ना। और अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करता है तो ऑडिटर उसे विड्रॉ कर लेता है। ऑडिटर क्या कर लेता है, विड्रॉ करने की बातें करता है। सेम रिक्वायरमेंट यहां भी है, 720 वाली, बट बहुत छोटे में दिया हुआ है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अकम्पनिंग इंफॉर्मेशन, कि अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ जाता है तो ऑडिटर देखेगा कि वो इंफॉर्मेशन मैटरली इनकंसिस्टेंट है क्या विद द इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर ऑडिटर मैटरल इनकंसिस्टेंसी आइडेंटिफाई करता है तो ऑडिटर कंसिडर करेगा कि वेदर द इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी अमेंडेड and he will consider the other principles given in SS 720, ठीक है ना, he will consider the other principles given in SS 720। तो मैंने सिर्फ रेफरेंस दे दिया क्योंकि 720 वाली बातें ही हैं। जब भी ऑडिटर को कुछ सिग्निफिकेंट बातें पता चलेंगी कि यार IFI में कुछ मैटेरियल एडजस्टमेंट्स की जरूरत है एप्लीकेबल एफआरएफ के सबसे बनाने के लिए, तो ऑडिटर उस चीज के बारे में अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा। और अगर 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 TCWG ने रिजनेबल पीरियड में जवाब नहीं दिया तब ऑडिटर सोचेगा क्या करूं मैं, क्या करूं, TCWG ने मुझे रिजनेबल टाइम में जवाब नहीं दिया, तब ऑडिटर मॉडिफाई करने के बारे में सोचेगा या एंगेजमेंट से विड्रॉ करने के बारे में सोचेगा, रेजिग्नेशन देने के बारे में सोचेगा। और अगर रिपोर्टिंग की बात करें, लगभग सेम चीजें, टाइटल, एड्रेस सी, ठीक है ना। देन इंट्रोडक्टरी पैरा डायरेक्टली वर्ड यूज नहीं करा इन्होंने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द IFI, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट इज द टाइटल, कंपोनेंट्स, टाइम पीरियड, बिल्कुल वैसे जैसे 700 की रिपोर्ट में था। देन ये बताना है कि जो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना है वो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है या स्पेशल पर्पस के हिसाब से बना है। स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
then logically a statement that SRE 2410 has been complied. एक स्टेटमेंट आएगा कि रिव्यू का स्कोप ऑडिट से कम होता है, इसलिए यहां पे अपन रिजनेबल एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर डेट आएगा, प्लेस आएगा, सिग्नेचर आएगा, मेंबरशिप नंबर वगैरह आएगा, और फिर डिपार्चर फ्रॉम एफआरएफ। अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई डिपार्चर फ्रॉम एफआरएफ है तो अकॉर्डिंगली वो क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दे देगा, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा तो डिस्क्लेमर देने के बारे में भी सोच लेगा। सिमिलरली अगर गोइंग कंसर्न से रिलेटेड बातें हैं, कोई मैटरल अनसर्टेनिटी है दैट इज कास्टिंग इट आउट ऑन गोइंग कंसर्न और उसके बारे में एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया गया है, तो ऑडिटर वहां पे क्वालिफाइड या एडवर्स रिमार्क देने के बारे में सोचेगा। और एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया गया है तो ऑडिटर उसके बारे में इंफोसिस ऑफ मेटा पैरा में हाईलाइट कर देगा, बिल्कुल ऐसे 570 की तरह, 570 की तरह। खाली ऐसे 570 में गोइंग कंसर्न पैरा का रेफरेंस आता था, यहां उस गोइंग कंसर्न पैरा का रेफरेंस नहीं है तो मामला ईओएम में चला जाएगा, अगर गोइंग कंसर्न में अनसर्टेनिटी है और मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं। उसके बाद लिमिटेशन ऑन स्कोप कहानी सेम रहने वाली है कि अगेन इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करने का एंगेजमेंट ऑडिटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर उसको स्कोप में लिमिटेशन लगाया जा रहा है, और अगर काम एक्सेप्ट करने के बाद स्कोप में लिमिटेशन लगाया जा रहा है तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से आप लोग क्या करो इस लिमिटेशन को हटा दो, और फिर भी मैनेजमेंट नहीं हटाता तो ऑडिटर क्या करेगा, राइटिंग में दे देगा एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कि भैया मैं रिव्यू कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मुझे जाना होगा, टाटा बाय बाय अलविदा सी यू, क्योंकि आप मेरे काम में क्या कर रहे हो, लिमिटेशन लगा रहे हो और इस लिमिटेशन के साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं, और ऑडिटर साथ में जो भी क्या करने वाला है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको भी कंसिडर करने वाला है। अगर कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको रिव्यू रिपोर्ट देना ही होगा, देन इन दैट सिचुएशन ऑडिटर वहां पे डिस्क्लेम भी कर सकता है। तो सिंपल बातें हैं, सिंपल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे रिव्यू के। आई बिलीव बेस क्लियर हो गया होगा, एंड आई बिलीव कि ठीक है यार, अब एग्जाम में जाके आप रिव्यू का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बेसिक डिफरेंसेस याद रखना, ऑडिट का, रिव्यू का, 2400 का, 2410 का, यूसेज ऑफ वर्ड्स में कहाँ डिफरेंस आएगा, कॉन्सेप्ट्स कहाँ सिमिलर होंगे, तो वो सारी चीजें याद रखना, आपके लिए रिव्यू स्टैंडर्ड्स बहुत आसान होंगे, राइट। एंड यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलो भाई, शेयर करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। एंड गुरु दक्षिणा चाहिए मुझे, और गुरु दक्षिणा क्या है कि आपको एग्जाम्स एकदम अच्छे से देना है, आपको एग्जाम में पास होना है, सीए बनना है, दैट इज द गुरु दक्षिणा आई वांट फ्रॉम योर साइड। ऑल द बेस्ट।